नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। पहले कमेंट बता दो आप लोग कैसे हो, आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें पहले क्लास को खत्म किए। आज है दूसरा क्लास। दूसरे क्लास में भी आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार पूछाएगा उसी क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बना उसी को हमने उठाया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। क्लियर है? मजा आएगा। पिछला वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंस बना के इस वीडियो को धैर्य बना के देखा, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं बचने दूंगा। क्लियर है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है। जल्दी से एक से दो बार सिर्फ इसको रीड करना है, बातों को समझना है, क्या क्वेश्चन में दिया गया, क्या फाइंड करना है और क्या हमको निकालना है ना, क्या फाइंड करना है। क्लियर है ना? तो जल्दी से एक से दो बार रीड करें, उसके बाद आप प्रयास करेंगे हल करने का। पहले क्वेश्चन पर एक नज़र डालते हैं कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया गया है। यदि के का 200% और -50 का k+2 का प्रतिशत इक्वल है के का, तो के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हो मेरे भाई? कैसे हल करोगे, ध्यान देना। 200 का ना, है ना, के का 200%, के का 200%, के का मतलब होता है गुना, 200%, प्रतिशत हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ। क्लियर है? -50 का k-2 का प्रतिशत, प्रतिशत हटाओ, बट्टे में 100 और इक्वल में के है, इक्वल में के है। तो हमसे के का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसको मैं काटूंगा तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 2k। कितना बचेगा? 2k। और माइनस से k-2 बट्टे में 2 इक्वल में k, यही होगा। आप बोलेगा बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूंगा तो 2 होगा, और 2 दूना के 4, 4k बन जाएगा। क्लियर है? और k-2 होगा, k-2। यहाँ पे 2 है, बट्टी में 2 है, 2 को उधर फेंक दोगे इक्वल को उस साइड, तो 2k बनेगा, है ना? 2k बनेगा। यहाँ माइनस कर लोगे, 4k में से माइनस के हमने माइनस किया 3k। अगर इसको इधर लेके आऊँगा तो 3k में से -2k कर लोगे तो सिर्फ k बच जाएगा, सिर्फ k बच जाएगा। और यहाँ -2 है, उधर फेंक दोगे तो प्लस में 2, यानी k का वैल्यू 2 आ गया, शुद्ध आंसर। k का वैल्यू 2 आ गया, शुद्ध आंसर, नो मिलावट। तो सभी भाई का 2 आ गया, तक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? आपको थोड़ी सी भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्लियर है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सीएचएसएल देखेंगे या एमटीएस देखेंगे, जीडी देखेंगे या सीजीएल का प्री देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू +4x² -2x -6 और शून्यांकों को गुणनफल का वैल्यू दे रखा है 2, तो ए का वैल्यू पूछा गया है। कैसे करोगे इसको? हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। देखिए, पहले मैं देखूं बहुपद क्या है, यानी एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है वगैरह गाइज, ए एक्स क्यू और प्लस में 4x² और माइनस के 2x और माइनस के 6। हमसे पूछा गया ए का वैल्यू, तो ध्यान से समझो कैसे करोगे इसका हल। बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा माइनस के डी बट्टे ए। याद रखेंगे ये बातें। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस के डी बट्टे ए, इसके बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू 2 दिया गया है ना, 2 दिया गया है। माइनस के डी बट्टे ए, डी का वैल्यू क्या लिखोगे? डी का वैल्यू 6 है ना, माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस 6 बचेगा। ए का वैल्यू क्या है? ए है, तो ए लिख दोगे। बातें क्लियर हुई? यहाँ ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर माइनस के सी एक्स और माइनस के डी होता है ना, डी होता है, ये इक्वेशन होता है। तो डी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू ए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 से काट दोगे, यानी ए का वैल्यू कितना होगा? 3, और 3 शुद्ध आंसर होगा, 3 शुद्ध आंसर होगा। बातें समझे है ना? तो किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करोगे भाई, इक्वेशन लिखोगे और ये फार्मूला लगाओगे, दिमाग में ये हल करनी होती है आपको, है ना। बस ये दिमाग में चलेगा, डी बट ए माइनस में वैल्यू रखो, दिमाग में सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? आपको ये डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं होगी। चलिए, डाउट नहीं है तो भाई आगे तो बढ़ सकते हो ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां प्रत्येक को 495 रुपये में बेचा। यदि एक घड़ी पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, तो पूरे विनिमय में उसे प्रतिशत लाभ या हानि बताना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना परसेंट की हानि हुई, ये हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड समझो, पूरे सौदे पर,
है ना। तो कैसे करोगे इसका हल? देखिए, एक व्यक्ति है, 2 घड़ियाँ, प्रत्येक को 495 रुपये में बेचा, है ना। प्रत्येक को, एक घड़ी को 495, यानी दोनों को 495 रुपये में बेचा। क्लियर ना? अब ध्यान से समझना, इसको हल कैसे करोगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/10 होगा, है ना। देखिए, नीचे वाला हमेशा वैल्यू सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पर आपको लाभ और हानि होता है। क्लियर है? तो नीचे वाला आपका क्या है? क्रय मूल्य है। नीचे वाला आपका क्या है? क्रय मूल्य है। यहाँ सीपी लिख दे रहा हूँ, नीचे सीपी यानी 10। क्लियर है? 10 पर 1 का प्रॉफिट, 10 पर 1 का प्रॉफिट यानी बेचा कितना में होगा? 11 रुपये में, पहली घड़ी को, है ना। पहली घड़ी को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट वॉच। फर्स्ट वॉच को कितने में बेचा? खरीदा 10 में, 11 रुपये में बेचा, तब भी तो उस पर 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। फिर सेकेंड वॉच पर आ जाओ मेरे भाई। सेकेंड वॉच पर क्या हुआ? 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। तो 10 होगा प्रतिशत का, 1/10 होगा, 10 पर 1 की हानि यानी सेल कितना में किया होगा? 9 रुपये में, तभी तो 1 यूनिट की हानि होगी। बोले तो 10% की हानि होगी। बिल्कुल, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। एक बात ध्यान से समझना, प्रत्येक घड़ी को आपने बेचा कितना में? मतलब व्यक्ति बेचा कितना में? 495 रुपये में प्रत्येक घड़ी को। यहाँ पर प्रत्येक घड़ी को कितने में सेल किया गया? 11 और 9 में। यहाँ पर बात नहीं बनी, अलग अलग वैल्यू हो गया, सेम करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो दोनों वैल्यू सेम है। 495 पहली घड़ी को, दूसरी घड़ी को भी 495। यहाँ पर अलग अलग हो गया, 11 और 9 हो गया, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया ना। तो हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे करोगे? ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ पे 9 है, 9 को उठाओ, यहाँ पे चिपकाओ। यहाँ पे 11, 11 को उठाओ, यहाँ पे चिपकाओ, मतलब गुना कर दो। यहाँ से 11 से गुना किया तो इधर भी 11 से, यहाँ 9 से गुना किया तो इधर भी 9 से। कि आपको गुना करने में दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं। अब बात ध्यान से समझना। देखिए, अगर मैं इसे गुना करूँगा तो कितना होगा? 90 होगा। इसको गुना करूँगा तो कितना होगा? 99 होगा। यानी 90 में खरीदा, 99 में बेचा, 90 में खरीदा, 99 में बेचा, यही ना। 9 से करोगे 90, 11 से करोगे 9 में 99, यानी कितने का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलेंगे 9 का ही तो प्रॉफिट होगा। अरे 90 से 99 बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट? 9 का प्रॉफिट होगा। यहाँ से समझना, यहाँ गुना करोगे तो 110, यहाँ गुना करोगे तो 99, यानी आपने 110 में खरीदा, 99 में बेचा, कितने का लॉस हो गया? 11 का लॉस हो गया। बातें समझे? है ना। बीच का अंतर है मेरे भाई, माइनस कर लो। 110 में से 99 माइनस करो, इतना आएगा। यहाँ माइनस करोगे तो 9 आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ कितना आया? 11, यहाँ कितना आया? 9 आया। मैं पूछूं ओवरऑल, है ना। ओवरऑल आपको लाभ या बोले तो लॉस कितना का हुआ? -11 और +9, माइनस करोगे यानी -2। और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आपको लॉस हुआ। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि आपको लॉस हुआ, यानी 2 यूनिट का आपको लॉस हो गया। हमको प्रतिशत में बताना है ना, प्रतिशत में। तो ध्यान दो, 2 यूनिट का लॉस, 2 यूनिट का लॉस किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? दोनों घड़ी का, यहाँ 90, 110, 200, 200 प्रतिशत के लिए गुने में 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काट दो। माइनस के 1% की आपको क्या हो गई? हानि हो गई। यही करेक्ट आंसर है ना। 1% की क्या हो गई? हानि हो गई। यही करेक्ट आंसर। बातें समझे? है ना। तो किसी को डाउट इस क्वेश्चन में है ना? थोड़ी सी भी नहीं। अगर आपको डाउट बचा तो इससे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ ना, इससे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको पेन और कलम, बोले तो कॉपी या बोले तो पेपर, कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, बस आप दिमाग लगाओ। बस आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी है ना। इतना हल करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में इसको हल कर सकते हो। कैसे? ध्यान से समझना। जब 2 वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर, है ना, यानी समान विक्रय में बेचा जाए, प्रत्येक वस्तु को सामान्य विक्रय मूल्य पर हम बेचे। हमने क्या किया? कंसेप्ट ध्यान से समझे। जब 2 वस्तु को, है ना, बोले तो 2 वस्तु को, उसमें से प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर हम बेचे। क्लियर है? समान विक्रय मूल्य पर हमने सेल किया। क्लियर है? तो इस केस में हमेशा आपको हानि होगी। क्या होगी? हमेशा आपको हानि होगी। तो हानि डायरेक्ट निकालने के लिए, बोले तो लॉस परसेंट निकालने के लिए, डायरेक्ट R का स्क्वायर बटे 100 करना है। बातें समझे? है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। बातें समझे? जब 2 वस्तु को प्रत्येक को हम समान विक्रय मूल्य पर बेचे, तो इस केस में हमेशा आपको हानि होगी। क्लियर है? हमेशा आपको हानि होगी। बातें समझे? है ना। हमेशा आपको हानि होगी। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? R² बट्टे 100।
R² बट्टे 100। ये R क्या है भाई? R आपका जो प्रॉफिट और लॉस देगा, जो प्रॉफिट और लॉस देगा वही वैल्यू है। तो R का वैल्यू कितना है? 10। 10 के स्क्वायर कर दो और बट्टे में 100, इसको काट दो, 1 होगा, यानी 1% की आपकी हानि हो गई, बात खत्म। यहाँ प्लस में रहेगा वैल्यू, क्लियर है ना? बात खत्म, बातें समझे है ना? तो किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, डाउट ही नहीं बचा मेरे भाई, एक लाइन में खत्म। जब दो विक्रय मूल्य जब दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचे, प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पे बेचे, तो इस केस में आपको हमेशा हानि होगी, और हानि निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने, बातें खत्म, क्लियर है? चलिए, तो आपको हमने बेसिक भी बताया और शॉर्ट तरीका भी बता दिया, तो आपको तो डाउट नहीं बचना चाहिए ना, क्लियर है? मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है x + 1/x = 3। हमसे पूछा क्या है भाई? हमसे पूछा क्या गया है? x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का वैल्यू कैसे करोगे बताओ? थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है, कैसे कर सकते हो? पावर यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे पावर 5 है, यानी पावर 1 से पावर 5 में जानी है। पहली खेड़ी से पांचवी खड़ी पे जानी है, तो कैसे जाओगे? फान कर, पैर टूट जाएगा, गिर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, है ना? इतना धीरे नहीं चलना है, ध्यान से समझो कैसे हल करोगे। यहाँ पे 5 है, पावर 5 है ना, तो पावर 5 को 2 बार में तोड़ लो। 2 बार में बोले तो 2 + 3, और 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 होगा। 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 होगा। एक लड़का बोला कि 1 और 4 भी 5 होता है, बिल्कुल सही, लेकिन वैसे नहीं तोड़ना है, होता है मेरे भाई, 1 और 4 भी 5 होता है, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, क्लियर? हमको तोड़ना है 2 और 3 ही में, क्लियर है? दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। 2 और 3 में तोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 बन जाएगा। इसका मतलब पावर 1 से पहले पावर 2 पर आ जाओ, है ना? पावर 1 से पहले पावर 2 पर आ जाओ, बातें समझे? पावर 1 से पहले पावर 2 पर आ जाओ। तो पावर 1 से पावर 2 पर आने के लिए क्या करते हैं? पावर 1 से पावर 2 पर आने के लिए क्या करते हैं? जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा उसका स्क्वायर करके -2। कल के क्वेश्चन में हमने बताया था, जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा उसका स्क्वायर करके -2। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, यानी पावर 2 का वैल्यू आ गया 7, क्लियर है? अब 2 का तो काम खत्म, अब हमको जाना है 3 पर, यानी पावर 1 से पावर 3 पर जानी है हमको। पावर 1 से पावर 3 पर जाना है, तो कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? तो ध्यान दे, पावर 3 पर जाना है, तो जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा उसको पहले कर दो क्यू, हमने कर दिया क्यू, बातें समझे? प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ तो माइनस लगाना है, बिल्कुल सही। आप बोले करेक्ट। अब ध्यान से समझना, यहाँ कितना है मेरे भाई? 3 है, और यहाँ पावर कितना है? 3 है। दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 में 3 करोगे 9 बनेगा, और माइनस कर लोगे 18 होगा, है ना? तो यानी पावर 3 का वैल्यू आ गया 18। तो यहाँ तक दिक्कत, पावर 2 से पर आने में किसी को दिक्कत, पावर 3 पर आने में किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं, दोनों को जोड़ोगे 5 हो जाएगा, पावर 5 में चले जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा समझो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को गुना करोगे तो 126, है ना? 126, 18 7 126 होता है, क्लियर? 126, यहाँ वैल्यू कितना है? 3 है ना, तो -3 कर लो, माइनस करोगे 123 करेक्ट आंसर, 123 करेक्ट आंसर। ऐसा कोई नहीं बताएगा, आप यूट्यूब पर देख लेना, क्लियर ना? ऐसा कोई नहीं बताएगा, आपको कहेगा होल स्क्वायर करो, a+b का फॉर्मूला लगाओ, ऐसा थोड़ी सी भी नहीं करनी है आपको, क्लियर है? ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है, बस आपको ये दिमाग में रखनी है कैसे हमने किया, क्लियर है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, माइनस के 123 बटे शुद्ध आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मजा आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी गाइस मेरी आज तबीयत खराब है, तो आपको डाउट नहीं बचने देना, इसके लिए तो सॉरी तबीयत खराब के लिए, लेकिन आपको डाउट नहीं होगा थोड़ा सा, बस आप पेशेंस और धैर्य बना के देखते रहें वीडियो को, मजा तो आ ही रहा होगा। देखिए, राम और राकेश की वर्तमान आयु का जो रेशियो 3:5 है, 7 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो है 4:5 हो जाएगा। तो पूछा गया रमेश की वर्तमान आयु बता दो, रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो देखना, ये राज की बात है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज किसी का निकालना राज की बात है। रामेश है ना, राम है ना, लिख लो यहाँ पर राम, यहाँ है रमेश है कि राकेश है भाई? रामेश है, चलो रामेश है। एक बात ध्यान देना, देखिए दोनों का मैं बोलूँ प्रेजेंट एज है ना, पी से प्रेजेंट, एज से एज, दोनों का प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 3:5 है,
3:5 है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। 7 साल बाद, है ना, 7 ईयर्स बाद, क्लियर है, 7 साल बाद आफ्टर 7 ईयर्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। 4:5। तो हमसे पूछा गया है कि रमेश का प्रेजेंट एज निकालो। तो किसी का भी प्रेजेंट एज निकालना गलत बात है, लेकिन हम निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझो कैसे करोगे। अगर मैं 5 और 5 का मैं डिफरेंस देखूँ तो 1 का है। यहाँ 3 और 4 का डिफरेंस पूछूँ तो कितने का है भाई? 1 का। ओ सॉरी, यहाँ तो 0 का है ना, और यहाँ पर कितना है? 1 का है। यहाँ 3 है और 4 है, बीच का अंतर कितना है? 1 का है। 5 है, यहाँ पे 5 है, बीच का अंतर कितना है? 0 का है। तो गड़बड़ हो गया, डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस इन दोनों वैल्यू का सेम नहीं रहेगा तो आपको एक स्टेप और काम करना पड़ेगा। क्या? हमको डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। कैसे डिफरेंस सेम बनाओगे? तो 3 और 5 का डिफरेंस देखो कितने का है भाई? 3 और 5 का डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो यहाँ पर 2 का है, तो इस 2 को उठा के इसमें गुना करने का, दोनों में। बातें समझे? हाँ है ना? इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, 2 का है, 2 को उठाना है, इसमें गुना करना है, दोनों वैल्यू में। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का है। 4 और 5 का अंतर कितना है? 1 का है। 1 को उठा के इन दोनों में गुना करोगे। अब देखो, अब देखो, अब ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे देखोगे तो 5 दूना का 10 होगा, है ना। यहाँ पे देखोगे तो 5 एकम 5 होगा। यहाँ पे देखो 4 दूना के 8 होगा, 3 एकम 3। मैं इसका अंतर पूछूं, इन दोनों का अंतर पूछूं, तो 10 और 5, 5 का डिफरेंस, 4 दूना 8 और 3 5 का डिफरेंस सेम हो गया मेरे भाई। सेम ही तो करना है, बस काम बन गया। जब सेम हो गया तो 7, 5 का वैल्यू कितना है? 7 है। बोले तो 5 का वैल्यू कितना है? 7 ईयर्स है ना। बीच का अंतर कितना है? पहले से 7, हमने निकाला 5, यानी 5 का वैल्यू 7, 5 का वैल्यू 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7/5। 1 यूनिट का वैल्यू 7/5। हमको प्रेजेंट एज निकालना है इसका, रमेश का। रमेश का रेशियो कितना है? 5 है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 7/5 है। तो बस गुना कर दो, 5 से 5 खत्म। 7 साल का है रमेश, यही शुद्ध आंसर। प्रेजेंट में वो 7 साल का है, शुद्ध आंसर। चलो 7 साल का करेक्ट आंसर लगा लो, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना। चलिए, ये आपको समझ में आया? आपको एक्स वाई नहीं मानना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का बीच का अनुपात 2:3 है, उनका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 150 है, तब संख्या बताइए। संख्या कौन कौन सी है? ध्यान से दो, ध्यान से समझना। दो संख्याओं का बीच का अनुपात, दो संख्या का बीच का अनुपात कितना है? उसका रेशियो कितना है? 2:3 है। जबकि इन दोनों संख्या का एलसीएम 150 दे रखा है। मैं पूछूं इन दोनों संख्या का एलसीएम बता दो कितना होगा, तो कोई भी बच्चा भी बता देगा एलसीएम 6 होगा। एलसीएम कितना है मेरे भाई? 6 तो है, 2 और 3 का एलसीएम 6 बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, जबकि क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया है? 150 दिया है। तो 6 का वैल्यू 150, 6 का वैल्यू 150, तो 1 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू कितना? काट लो, 6 दूना के 12, है ना। 6 दूना के 12, 3 बजे 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, कितना आएगा? 25 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 25, 1 यूनिट का वैल्यू 25 आ गया, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 25, हमसे दोनों वैल्यू पूछा गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 25, इसमें गुना कर दो 50, है ना, इसमें गुना कर दो 75। यही तो शुद्ध आंसर है, 50-75 करेक्ट आंसर। 50-75 करेक्ट आंसर, आपको डाउट नहीं बचना चाहिए। क्लियर है? 50-75 करेक्ट आंसर, आपको डाउट नहीं बचना चाहिए। बातें समझे? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप परिमीटर 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे करोगे मेरे भाई? ध्यान दो। देखिए एक आयत का जो लंबाई है चौड़ाई से 2 अधिक है। कितने से? चौड़ाई से 2 अधिक है। देखिए चौड़ाई हमने मान लिया ब्रेथ 2 है ना। ओ सॉरी, ब्रेथ 2 मानो, ब्रेथ एक्स है ना। आयत का जो चौड़ाई है एक्स है, तो लंबाई कितना हो भाई? 2 अधिक, यानी x+2 ना, x+2 ना होगा मेरे भाई। अगर हमने चौड़ाई x माना और लंबाई 2 यूनिट अधिक है, तो x+2 हो जाएगा ना लंबाई। आप बोलेगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेरी मुंह की बात आपने छीन ली।
क्लियर है। तो हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल और परिमाप 48 दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तब मैं पूछूं आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना, 2 इंटू लंबाई और प्लस में चौड़ाई और इक्वल, इक्वल में क्या भाई परिमाप तो दे रखा है 48, तो 48 यहाँ पे लिख लेते हैं। बातें समझे, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। यहाँ 2 है, लंबाई चौड़ाई हमने फाइंड किया x है ना, यानी गुना करेंगे तो 2x और प्लस में फिर इसमें गुना करेंगे 2x और प्लस में 4 और इक्वल में 48, इक्वल में 48। क्लियर है। यहाँ से 4x, यहाँ से 4x, इधर माइनस कर लो 44, यानी x का मैं वैल्यू पूछूं, x का मैं वैल्यू पूछूं 11 44 11 बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अरे भाई 4x, ये 4 है, उधर फेंकोगे 44, 44 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11 ही तो आएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 11, यानी x का वैल्यू आ गया 11, यानी चौड़ाई 11 है और लंबाई कितना है 11 जोड़ दो, 11 इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा 13, है ना 13। तो हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल एरिया। तो एरिया के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, एरिया के लिए दोनों का ना गुना, लंबाई गुने चौड़ाई को, तो 11 गुने 13 बस कर लो, कितना होगा। देखिए 11 से किसी भी नंबर में आपको गुना करना है, तो तरीका समझो कैसे होगा। पहले 11 से इसमें गुना करना है, तो पहले एक बार हटा कर लिख दो, है ना, अलग अलग लिख दो, फैला कर लिख दो, 1 और 3 का थोड़ा डिफरेंस करो, यानी फैला दिया। उसके बाद दोनों को जोड़ दो, 4 143 आंसर, 143 आंसर, शुद्ध आंसर, बात खत्म। पहले फैलाना है, थोड़ी सी फैलानी है, फिर सटा देनी है, दोनों नंबर को गुना हो जाएगा 11 से किसी भी नंबर में। चलो बातें समझे, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, हमने समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। एक निश्चित कार्य करने वाले ए और बी की जो क्षमता है ना, कार्य करने के लिए क्षमता का जो रेशियो 3:5 है, एक साथ काम करते हुए 10 से 1/2 दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य के 60% अकेले ए द्वारा पूरा किया गया कार्य का हमको टाइम फाइंड करना है। जितना काम बचा रिमाइंडर का, रिमेनिंग जो काम बचा उसका 60% काम एक कितने दिन में कर देगा, यही तो फाइंड करना है हमको, है ना, यही काम वैल्यू फाइंड करना है कितने दिन में करेगा। तो ध्यान है समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है एकदम ज़्यादा, है ना, झोला से 2 झोला, तो दिमाग से समझो। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी को जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है कितना है, रेशियो 3:5 है। एक बात बताओ, मैं पूछूं पहले तो पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है ना, टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क कितना है ना, उस व्यक्ति को टोटल काम कितना करना है ए और बी को। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी गुने टाइम, इफिशियंसी गुने टाइम, कार्य करने की जो क्षमता है उसमें टाइम से गुना कर दोगे तो आपका टोटल टाइम है, ओ सॉरी टोटल काम आ जाएगा, कुल कार्य आएगा। तो इफिशियंसी कितना है मेरे भाई 3:5, यानी दोनों को जोड़ दो, यानी इफिशियंसी कितना होगा 10 होगा। अरे भाई 3:5 दे रखा है, वो सॉरी 3:7 दे रखा है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो 7 3 10 होगा, है ना, कार्य करने की क्षमता कितना है 10 है। क्लियर है। गुना किससे करना है, टाइम से। टाइम कितना है, टाइम 10 से 1/2, 10 से 1/2 मतलब 10 का 10, 10 दूनी 20 एक 21, 21/2 बनेगा, है ना। फ्रैक्शन को तोड़ोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करोगे तो 21/2 होगा। आप बोलेगे बिल्कुल, काट दो मेरे भाई, 5 से गुना कर लो, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, यानी 110, 105 टोटल वर्क है, 105 टोटल काम है, इसी को निपटाना है। तो समझो, ध्यान देना, दोनों व्यक्ति बोले थे ए और बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, है ना, 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। दोनों व्यक्ति मिलकर काम करना शुरू किया और 8 दिन लगातार कंटिन्यूअस काम किया। ए और बी के कार्य करने की क्षमता कितना है, एक दिन का, यहाँ 3 ये 7, दोनों को जोड़ो 10 है ना, यानी एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, तो 8 दिन में कितने करेंगे, 8 दिन में कितने करेंगे 80 ना, 8 दिन में 80 काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ तक थोड़ी सी भी दिक्कत, 8 दिन में 80 काम को कंप्लीट करेंगे ए और बी साथ में मिलकर, टोटल काम 105, 80 काम हो चुका, रिमाइंडर कितना बचा भाई 25, है ना, 25 काम अब बच गया, है ना, 25 काम बच गया। तो इसी काम को, जो काम बचा है
इसी काम का 60% एक कितने दिन में करेगा, यही तो पूछा गया है। तो 25 का 60%, 25 का 60% है ना, 60%, 60%, प्रतिशत आओ बट्टे में 100, 25 चौके 100, 4 से काटो 15, यानी एक का जो 25 का 60% आया 15 आया है, यानी ये 15 काम करेगा। कितने दिन में करेगा मेरे भाई, कितने दिन में, टाइम बताना है। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, टोटल काम 15, टोटल काम 15 है ए का, इसी को तो खत्म करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है ना, एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 5 दिन में, 5 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा ए 60%। क्लियर है। जो काम बचा 25 बचा, उसका 60% आया 15, 15 काम को एक कितने दिन में करेगा, यही तो बताना है। 5 दिन में, एक दिन कार्य करने की क्षमता 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, 5 दिन शुद्ध आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बना कि नहीं बना बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना आपको। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। उस न्यूनतम संख्या के योगफल कितना होगा जिसे 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 9 प्राप्त होता है, और वो जो संख्या प्राप्त होगा 11 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी आपको झोला भर दिमाग लगानी है ना, या बोरी भर दिमाग लगाओ, ध्यान से समझो। उस न्यूनतम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। संख्या दे रखा है जिससे डिवाइड करते हैं 15, 18 और 27, यही तो वो संख्या है, उस संख्या को डिवाइड करते हैं। क्लियर है, इसी संख्या से डिवाइड किया जाता है। अगर मैं पूछूं इसका एलसीएम बता दो तो कितना होगा, 270 है ना। यही जो नंबर है 270 को अगर इससे डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 9 तो शेष नहीं ना बचेगा भाई, 9 शेष नहीं बचेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसमें 9 जोड़ दो है ना, 9 जोड़ दो। अगर मैं 9 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 270 ना, 270 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 279, 89, क्या बोले 79 बोलते हैं ना, हिंदी में नहीं पता, 279। क्लियर है ना, 279, 279 बचेगा। क्लियर है, हाँ है ना। अगर मैं 9 इसमें जोड़ेगा तो 279 होगा। आप बोलेगा बिल्कुल सही। अब 15 से, 18 से, 27 से डिवाइड करोगे तो अब आपका शेषफल 9 छूट जाएगा। क्लियर है। तो अब 9 छूटा तो क्या ये जो संख्या 11 से डिविजिबल है, आप 11 से भाग लगा लोगे, बिल्कुल नहीं कटेगा। 11 का 11, 11 दूना का 22, 5 नहीं कटेगा मेरे भाई, 5 होगा 59, 11 से डिविजिबल ही नहीं है, डिविजिबल भी नहीं है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सम स्थान पर का बोलो तो इवन स्थान पर का नंबर है ना, इवन स्थान पर का नंबर का सम, और स्थान पर का नंबर का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। क्लियर है, ये होता है 11 का डिजिबिलिटी रूल। आप डिजिबिलिटी रूल का प्रयोग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट डिवाइड कर लें, जो अच्छा लगे। क्लियर है। तो ये जो बात आई ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो बात नहीं बना, तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं होगा आंसर। अब क्या करें, अब फिर से दिमाग लगाओ। देखिए 270 है, 270 में यहाँ पे गुना किससे है, एक ही से होता है, एक से ही गुना है। तो अगर मैं 270 में अगर 2 से गुना करूँ और 9 जोड़ूँ है ना, तब क्या नंबर ये डिविजिबल होगा। तो गुना करो 54 यानी 540, 549, 549, क्या ये नंबर 549 डिविजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। 5 4 9, और ये कितना होगा 4, अरे सॉरी 9 5, 9 5 14, 14 में से 4 माइनस करोगे 10, 10 11 से डिविजिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। क्लियर है, ये भी नहीं बनेगा, गड़बड़ हो गया। फिर हम 3 से करेंगे, 270 गुने में 3 और प्लस में 9 है ना, तो 27 3 81, 810, 9 जोड़ो 819, 819, क्या ये संख्या डिविजिबल है 11 से, बिल्कुल नहीं। 8 8 8 का 16, 17, 17 में से 1 माइनस करोगे, 17 में से 1 माइनस 16, 16 11 से डिविजिबल नहीं है, गलत। 16 11 से डिविजिबल नहीं है, गलत। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर 270 को 4 से गुना करो और फिर 9 जोड़ो, तो 27 चौके होता है कितना गाइस, 100, 108, 100, 7 चौके 28, 108, 27 चौके 108, 108 में आप जोड़ दें 9, 108 में आप जोड़ दो 9 है ना, यही ना होगा। तो कितना होगा, 1 0 1 0 8 8 और 0, यही होगा। आप बोले ओ सॉरी 9 9 9 है ना। तो क्या ये जो संख्या है 11 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल। देखिए डिवाइड करो 9
8 और एक कितना होगा 9, 9 में 9 से घटाएंगे तो 0, यानी 0 मतलब क्या है गाइज, ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो इसी जो संख्या डिविजिबल हो रहा है उसी संख्या को हमको योगफल पूछा गया, यानी जोड़ पूछा गया है। तो 8 और 9 ये कितना होगा 18, 18 करेक्ट आंसर। 1 और 8 और 9 को जोड़ोगे तो 18 करेक्ट आंसर, यही शुद्ध आंसर होगा। बताओ इस क्वेश्चन में आपको डाउट, दिमाग तो लगानी पड़ेगी है ना, आपको तो दिमाग लगानी पड़ेगी। जब तक डिवाइड नहीं हुआ तब तक गुना करते रहो, बातें खत्म हुई है ना। चलिए, या इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें दिक्कत हो, दिक्कत नहीं आना, ऐसे ही करो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 265 मीटर लंबी एक ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा अपोजिट साइड से 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 245 मीटर लंबाई की दूसरी ट्रेन कितने समय में पार करेगी। दो ट्रेन आ रही है, एक इधर से एक इधर से, दोनों का अलग अलग चाल है ना, अलग अलग स्पीड है और दोनों को अलग अलग लंबाई है। तो पूछा कि कितने सेकंड में ये पार कर जाएगी अपने आप को, यही तो पूछा गया, यही तो क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, जब दो ट्रेन एक अपोजिट आए इस तरह है ना, तो इसमें केस में होगा आपका रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड बोले तो रिलेटिव स्पीड में आपको स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब दो ट्रेन इस तरह आए, जब दो ट्रेन इस तरह आए तो दोनों स्पीड को जोड़ेंगे। जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जाती है तो उस टाइम में हम घटाते हैं, है ना, एक कंसेप्ट है। जब दो ट्रेन आ रही है तो रिलेटिव स्पीड में पूछूं, रिलेटिव स्पीड तो दोनों स्पीड को जोड़ दो, यानी 61 और 47, 7 1 8 है ना, 6 4 10, यानी 108 किलोमीटर पर घंटा है ना, पर घंटा। लेकिन हमको फाइंड करना है सेकंड में, और ट्रेन का लंबाई दिया है मीटर में। तो ये किस में किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में कैसे चेंज करोगे, तो 108, 108 ही ना होगा भाई, 4 7 और 1 8 और 6 4 10, सही है। तो 108 इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए आपको डिवाइड करना है 5/18 से, है ना, 5/18 से। 18 से काट दो 6, 6 5 30, 30 मीटर पर सेकंड आ गया क्या गाइज, ये आपका स्पीड हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में आपको वैल्यू फाइंड करनी है और मीटर में दे रखा है। क्लियर है। तो ये आपका 30 मीटर पर सेकंड आ गया आपका चाल। हमको बताना क्या है भाई, कितने सेकंड में पार करेगा, यानी टाइम बताना है, टाइम बताना है। तो एक बात बताओ, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो जोड़ लेते हैं। 265 और प्लस 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 245, ठीक है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो टाइम पूछा जाए तो जितना ट्रेन की लंबाई होती है उतना ही दूरी चलना पड़ता है ना, उतना ही दूरी चलना पड़ता है, ये कंसेप्ट है। और टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दोनों ट्रेन की आप क्या करेंगे, लंबाई को जोड़ देंगे, क्योंकि जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करेगी ट्रेन, तभी आपका क्या होगा, उस केस में ट्रेन अपने आप को पार कर पाएगी। क्लियर है। तो लंबाई को जोड़ देंगे मतलब ये दूरी हो जाएगा, समझे। चलिए, और टाइम चाल कितना है 30 है, तो 30 से डिवाइड कर लो। अब यहाँ जोड़ लेंगे, कितना होगा 510 और बट्टे में 3, 30 काट दो, 17 3 51, 17 सेकंड में पार कर देगी अपने आप को, यही करेक्ट आंसर। बताइए। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, ध्यान से समझा होगा तो डाउट नहीं बचा होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। पहले आपको रिलेटिव स्पीड निकालना है। दो ट्रेन एक दूसरे विपरीत आए ऐसे, तो पहले रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करोगे, जोड़ोगे, तो 108 होगा। क्लियर। किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में। बातें समझे, बिल्कुल सही। अब हमको सेकंड में फाइंड करना है ना, और मीटर में लंबाई भी दिया है ट्रेन को, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना हो गया चेंज। क्लियर है। अब देखो, हमको तो टाइम बताना है कितने सेकंड में पार करेगी। तो जब दो ट्रेन एक के अपोजिट आए तो पार करने में जितना कितना समय लगेगा, देखिए जितनी ट्रेन की क्या होगी, उसकी लंबाई होगी, उतना ही दूरी उसको तय करना होगा। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की आपकी लंबाई को जोड़ना है, और स्पीड कितना है 30 है, तो 30 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। बातें समझे है ना। तो किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलो, अब डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन
53.25 किलोग्राम है ना। शेष 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 किलोग्राम है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। एवरेज निकालना है टोटल क्लास में स्टूडेंट का। तो समझे, ध्यान समझना है। टोटल मैं पूछूं सम सम है ना, सम बताओ, सम कितना होगा टोटल व्यक्तियों का वजन का, कितना किलो का है सभी व्यक्ति। यानी पहले कक्षा में 32 व्यक्ति है, उनका एवरेज इतना देखा है 53.25। तो मैं पूछूं 32 व्यक्तियों का सम कितना होगा, टोटल वजन का योग कितना होगा, टोटल योग कितना होगा। तो सम बराबर क्या होता है, औसत। औसत औसत कितना है 53.25। क्लियर है, गुना कर दो। गुना कैसे करेंगे, 32 है ना, टोटल व्यक्ति कितना है 32, गुना कर लगे तो कितना आएगा, आप गुना कर लेगा 1704 आएगा है ना, 1704 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। ये क्या है भाई, ये 32 व्यक्तियों का वजन है, वो वेट है। क्लियर है, हम उसका सम निकाला। उसी प्रकार मैं शेष सम का निकाला, जो शेष बचे उनका सम है ना, शेष। तो शेष 16 व्यक्ति बचे और उनका एवरेज कितना है 49.5 गुने 19। क्लियर है, 49.5 गुने 19। तो इसको गुना कर लो 792 होगा। कितना होगा गाइस, 792 होगा। बातें समझे, हमने टोटल सम निकाल लिया। 32 व्यक्ति 49 व्यक्ति दोनों का हमने सम निकाल लिया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब हमको बताना है एवरेज। एवरेज तो एवरेज के लिए क्या करो, जोड़ दो। 4 और 2 6, 9 9, 7 7 14 और 1 2, 24 96। 24 96 एवरेज बराबर होता है टोटल आंकड़ों का योग, टोटल आंकड़ों का योग बट्टे टोटल संख्या, यानी टोटल कितनी संख्या है। तब 32 से 49 हो, कितना होगा 48 होगा, 48 होगा, 48 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा लगाना, 48 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन में दिया है 52। तो 52 ही क्या होगा, एवरेज होगा, यही करेक्ट आंसर। उस क्लास में सभी व्यक्ति बोले तो 48 व्यक्ति का जो एवरेज है 52 किलो है, यही करेक्ट आंसर। बातें समझे हैं ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट थोड़ी सी भी है तो कमेंट में पूछना है। और डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है, मजा आए तो वीडियो को लाइक, इस चैनल पर नए हैं ताजा फ्रेश सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।